नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल JPS व्लॉग्स पर। तो आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ हिंदी व्याकरण के एक टॉपिक वर्णमाला को लेकर। जैसा कि आपको मेरी स्लाइड पे दिख रहा है, तो मैं अपने टॉपिक पे आने से पहले इस स्लाइड के बारे में बताऊँगी कि मैं स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट में B.Ed की छात्राध्यापिका हूँ और जो मेरा टीचिंग का सब्जेक्ट है वो हिंदी और संस्कृत है। और जो ये पीपीटी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, इसको यूट्यूब के माध्यम से प्रस्तुत करने का जो मार्गदर्शन है वो मुझे हमारे B.Ed विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार सर द्वारा प्राप्त हुआ और इन्हीं के मार्गदर्शन पर आज मैं ये टॉपिक वर्णमाला लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं इसे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें हम किन किन बातों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं, उसका अर्थ जानेंगे। फिर देखेंगे स्वर, फिर मात्राएं, व्यंजन, मानक हिंदी वर्णमाला को, फिर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे कि स्वरों को कितने भागों में बांटा है। इसके बाद हम देखेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्णमाला की। तो जो वर्णमाला है हमारा वर्णों का व्यवस्थित समूह, यानी कि जो वर्ण है, वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है उसको हम कहते हैं वर्णमाला। अब बात करते हैं वर्ण किसे कहते हैं। तो जो भाषा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो होती है ध्वनि, और जो वो ध्वनि है, ध्वनि को ही हम कहते हैं वर्ण। यानी कि जैसे कि हम कोई बात बोलते हैं तो हमारे मुंह से निकलती है ध्वनि। उस ध्वनि को अगर हम लिखित रूप में रखना चाहें तो उसको कुछ हम क्या बनाते हैं, ध्वनि के संकेत बनाते हैं। जैसे हमने बोला राम, तो राम में हमने ये हमारी क्या है, ध्वनि के संकेत हैं। इन संकेतों के माध्यम से हमने क्या किया, राम को लिखा। तो ये हमारे क्या हो गए, वर्ण हो गए। अब बात करेंगे भाषा की। तो भाषा संस्कृत के भाष शब्द से मिलकर बना है, भाष शब्द से बना है। भाष का अर्थ होता है बोलना। जो भाषा है, भाषा की सार्थक इकाई है वाक्य, और वाक्य से छोटी इकाई है उपवाक्य, और उपवाक्य से छोटी इकाई है पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई है पद यानी कि शब्द, और पद से छोटी इकाई है अक्षर, और अक्षर की छोटी इकाई ही हमारी ध्वनि या वर्ण है। यानी कि इतनी प्रक्रिया के बाद जो हमारी ध्वनि या वर्ण है वो हमें प्राप्त होता है। इसीलिए जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो है हमारी वर्ण। तो जैसे हम लिखते हैं राम, तो राम में अक्षरों की बात करें तो 2 अक्षर है, रा और म, 2 अक्षर हो गए। लेकिन वर्ण की बात करें तो वर्ण हमारे होते हैं इसमें 4। तो र प्लस आ प्लस म प्लस अ। अगर हमें र लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं र प्लस अ, यानी कि र हमारा व्यंजन है, अ हमारा स्वर है। तो व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। तो हमें र लिखा है तो र में पीछे से किसकी ध्वनि सुनाई दे रही है, अ की ध्वनि सुनाई दे रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, र हो गया। अब हमें राम लिखना है तो र प्लस आ, ये हमारा हो गया रा। तो इसी प्रकार से जो हमने राम लिखा, इसमें हमारे कितने वर्ण हो गए, 4 वर्ण हो गए। अब बात करेंगे हम स्वरों की। तो स्वर किन्हें कहते हैं, तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण पर आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि जो स्वतंत्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब हमने क्या लिखा यहाँ पे, हमने लिखा अ। तो अ लिखा तो इसमें हमें केवल किसकी ध्वनि उच्चारित हुई, अ की ध्वनि। सिर्फ हमें क्या सुनाई दिया, अ सुनाई दिया। अगर यहीं पर हम अगर क लिखते तो क में हमें क्या सुनाई देता, अ सुनाई देता। तो इसी प्रकार से स्वर वे होते हैं जो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, या जिनमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। स्वरों की संख्या की बात करें तो स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं, जिन्हें प्राकृतिक स्वर कहते हैं, तो वे होते हैं 3। कौन से, अ, ई और उ। ये क्या होते हैं, हमारे मूल या प्राकृतिक स्वर होते हैं। लेकिन स्वरों की संख्या की बात करें तो स्वर कितने होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। जो अंग और अह है, इन अंग और अह को स्वर में गणना इनकी नहीं की जाती, यानी कि ये क्या होते हैं, ये अयोगवाह होते हैं। इनको लेखन के आधार पर लिखते तो हैं इनको, लेकिन उच्चारण के आधार पर इनको हम नहीं लेते हैं। तो हमारे कितने स्वर हो गए, टोटल 11 हो गए। जो अंग और अह है ये क्या हो गए, हमारे अयोगवाह हो गए। क्यों, क्योंकि इनके उच्चारण में किन की ध्वनि सुनाई देती है, व्यंजन की। अंग में न की ध्वनि सुनाई देती है और ह में ह की ध्वनि सुनाई देती है। तो अंग हमारा हो गया अनुनासिक और अह हमारा क्या हो गया, विसर्ग हो गया। अब बात करेंगे स्वर की मात्राओं की। तो स्वरों की मात्राएं होती हैं, अ की कोई मात्रा नहीं होती, यह हो गई आ की मात्रा। क्यों, क्योंकि अगर हमने लिखना है काम
तो ये हमने क्या लिखा काम, ये किसकी मात्रा हो गई हमारी, आ की मात्रा हो गई। किसे लिखना है तो हमने लिखा किसे, तो ये हमारी छोटी ई की मात्रा और ये हमारी ए की मात्रा। ऐसे ही हम कैसे लिखेंगे, तो कैसे में क्या हो गया, ये हमारी हो गई ऐ की मात्रा और ये हमारी हो गई ए की मात्रा। अब री की मात्रा की बात करें तो हमने लिख दिया मान लो कृपा, कृपा में ये हमारी क्या हो गई, री की मात्रा हो गई। तो इसी प्रकार से ये हमारे हो गए अन्य मात्रा। तो अब इसमें ध्यान देने योग्य जो बात है वो क्या है कि जो हिंदी वर्णमाला है, तो हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर अगर स्वरों की बात करें तो कितने होते हैं, 10 होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। तो मात्रा के आधार पर स्वर हमारे होते हैं 10, उच्चारण के आधार पर स्वर हमारे होते हैं 11 और लेखन के आधार पर हमारे स्वर होते हैं 13, क्योंकि लेखन में हम अंक और अह का भी प्रयोग करते हैं। तो ये हो गए हमारे स्वर। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे व्यंजनों की। तो व्यंजन किन्हें कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। यानी कि ये स्वर पर आश्रित होते हैं, स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन हमेशा आश्रित होते हैं स्वरों पर। क लिखा तो क कैसे लिखा, क हलंत्य प्लस अ लिखा, तो ये हो गया हमारा क, यानी कि इसमें किसकी ध्वनि उच्चारित हुई, अ की। तो व्यंजनों में हमेशा किसकी ध्वनि उच्चारित होती है, अ की ध्वनि, यानी अ स्वर के बिना हम व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते। ख है तो ख में भी हमें अ सुनाई दिया, ग में भी हमें अ सुनाई देगा, इसी प्रकार घ में भी। अगर हम 12 खड़ी की बात करें तो का में आ की में छोटी ई की और की में बड़ी ई की। तो इसी प्रकार से व्यंजन वे होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब व्यंजन होते हैं वे 2 प्रकार से लिखे जाते हैं, पहला है खड़ी पाई के साथ, दूसरा है बिना खड़ी पाई के साथ। खड़ी पाई इसे बोलते हैं, ये जो सीधी डंडी खींची हमने इसको बोलेंगे खड़ी पाई। तो क है, क के लिए एक खड़ी पाई ली हमने, क। ख है, ख के लिए ये खड़ी पाई ली हमने। ग है, ग में भी खड़ी पाई ली। इस प्रकार से जो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, ये सारे क्या हैं, खड़ी पाई के साथ के व्यंजन हैं। और फिर आते हैं बिना खड़ी पाई के, जिनमें इस खड़ी पाई की आवश्यकता नहीं होती है, वे होते हैं बिना खड़ी पाई के। जैसे ङ है, छ है, ट है, ड है, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं बिना खड़ी पाई के साथ के व्यंजन। अब बात करेंगे मानक हिंदी वर्णमाला की। तो मानक हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिनमें 11 स्वर होते हैं और 35 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो टोटल हो गए हमारे 45। और अगर लेखन के आधार पर बात करें तो लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, जिनमें स्वर कितने होते हैं, 13 होते हैं और व्यंजन होते हैं 35 होते हैं। लेकिन इसमें क्या जोड़ देते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन भी जोड़ देते हैं और 2 क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन भी होते हैं। तो इस प्रकार से ये टोटल कितने हो गए, 35 हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे स्वरों की। तो स्वर कितने हैं लेखन के आधार पर, 13 हैं। और जो ये व्यंजन है, व्यंजनों में क वर्ग से लेके जो प वर्ग तक है, इसको बोलेंगे हम स्पर्श व्यंजन। इनको क्या बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन बोलेंगे। और जो ये य, र, ल और व है, इनको क्या बोलेंगे, अंतस्थ। इसमें क्या ऊष्मा कहाँ से निकलती है, अंदर से निकलती है, जिसमें अंदर से ध्वनि का उच्चारण होता है उसे अंतस्थ कहेंगे। फिर आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में क्या होती है, ऊष्मा निकलती है, जिसमें जैसे तीनों प्रकार के ये श हो गए और ह हो गया, इसमें क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। फिर आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त यानी कि मिला हुआ। तो छ है, छ किससे बनेगा, क प्लस स से, मूर्धन्य स से। त्र है, त्र बनेगा त प्लस र से। फिर आता है ज्यों। ज्यों किससे बनेगा, ज प्लस य से। और हमारा श्र है, श्र किससे बनेगा, तालव्य स प्लस र से। तो ये हमारे हो गए संयुक्त व्यंजन। 2 हमारे द्विगुण व्यंजन है, जैसे ड और ये नुक्ता वाला ड, ये हो गया नुक्ता वाला ड। फिर आता है ढ, ये बिना नुक्ता के और ये हमारा नुक्ता के। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए, हमारे द्विगुण व्यंजन हो गए। बात करेंगे हम स्वरों का वर्गीकरण। तो जो स्वरों का वर्गीकरण है वो पहला किया गया है मात्रा के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 भागों में किया है। पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ और तीसरा है प्लुत। ह्रस्व यानी कि छोटा,
जिसमें कम समय लगेगा उसे बोलेंगे ह्रस्व, जिसमें ह्रस्व से ज़्यादा समय लगेगा उसे बोलेंगे दीर्घ, और जिसमें सबसे ज़्यादा समय लगेगा यानी 3 मात्रा का समय लगेगा उसे बोलेंगे प्लुत। यानी कि ह्रस्व में 1 मात्रा का समय लगेगा, जैसे हमने बोला अ, ई और उ, और दीर्घ में 2 मात्रा का समय लगेगा, जैसे हमने बोला आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और औ। इनके उच्चारण में क्या लगा? 2 मात्रा का समय लगा। और तीसरा है हमारा प्लुत, जिसमें दीर्घ से ज़्यादा समय लगेगा उसे बोलेंगे प्लुत। तो इसमें जैसे हम किसका उदाहरण लेंगे? ओम का। तो ओम में क्या लगा हमारा? 3 मात्रा का, इसे क्या बोलते हैं? त्रिमात्रिक स्वर भी बोलते हैं ओम को। तो इसी प्रकार से स्वरों का मात्रा के आधार पर वर्गीकरण किया। इसके बाद किया जीभ के प्रयोग के आधार पर। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर भी स्वर कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए। पहला है अग्र, दूसरा है मध्य, तीसरा है पश्च। अग्र यानी आगे, मध्य यानी बीच में, पश्च यानी कि पीछे। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जो जीभ का आगे का भाग काम करेगा उसे बोलेंगे अग्र स्वर। जैसे ई, ए और ऐ, इनके उच्चारण में क्या हुआ? जीभ का आगे का भाग काम किया। फिर आता है मध्य स्वर। मध्य स्वर के उच्चारण में क्या होगा? जीभ का मध्य का यानी कि बीच का भाग काम करेगा, उसे बोलेंगे मध्य स्वर। जैसे अ। और फिर आता है पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पीछे का स्वर भाग काम करेगा उसे बोलेंगे पश्च स्वर। जैसे आ, उ, ओ और औ। इनके उच्चारण में क्या हुआ? जीभ का पीछे का भाग काम किया। इसके बाद आता है मुख द्वार के आधार पर। तो जो मुख द्वार है, मुख के खुलने के आधार पर जो हमारे स्वरों का वर्गीकरण है वो कितने भागों में किया? 4 में किया। तो पहला है विवृत यानी कि ओपन, दूसरा है अर्धविवृत यानी कि हाफ ओपन, फिर थर्ड आएगा अर्धसंवृत यानी हाफ क्लोज, और संवृत क्लोज। यानी विवृत यानी कि खुला हुआ ओपन, और संवृत यानी कि क्लोज। हाफ विवृत यानी आधा खुला, और अर्धसंवृत या हाफ क्लोज यानी कि आधा बंद। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मुख का द्वार होता है वो पूरा खुलता है उन्हें कहते हैं विवृत, जैसे आ। और जिनके उच्चारण में जो हमारा मुख का द्वार है वो आधा खुलता है उसे बोलते हैं अर्धविवृत, जैसे अ, ए, ओ और औ। तो इसमें हमारा क्या हो गया? मुख द्वार आधा ओपन होगा। फिर आता है अर्धसंवृत। अर्धसंवृत यानी नाम से स्पष्ट है, अर्ध यानी कि आधा, संवृत यानी कि खुला। जिनके उच्चारण में हमारा क्लोज, जिनके उच्चारण में हमारा मुख का द्वार होता है वो आधा बंद रहता है उन्हें बोलते हैं अर्धसंवृत, जैसे ए और ओ। फिर आता है संवृत, क्लोज। जिनके उच्चारण में जो हमारा मुख का द्वार होता है वो लगभग बंद रहता है उसे बोलते हैं संवृत, जैसे ई और ऊ। तो ये हो गए हमारे मुख द्वार के खुलने के आधार पर। इसके बाद आते हैं होठों की स्थिति के आधार पर। होठों की स्थिति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आवृतमुखी, दूसरा अवृतमुखी, और दूसरा है वृतमुखी। अवृत यानी कि जिसमें वृत्त की आकृति नहीं बनती, और वृतमुखी यानी जिसमें वृत्त की आकृति बनती है। वृत्त ऐसा है यानी कि होंठ जो होते हैं हमारे वृत्ताकार होते हैं इसमें। तो जैसे हम अ बोलते हैं, आ बोलते हैं, ई, ए और ऐ, इनके उच्चारण में हमारी क्या होती है? जो होठों की स्थिति है वो वृत्ताकार नहीं होती है। और जब हम ऊ, ओ, औ, ओ ये अगर हम बोलते हैं तो इनके उच्चारण में हमारी होठों की स्थिति क्या होती है? वृत्ताकार होती है। तो यानी कि अवृतमुखी और वृत्तमुखी होठों की स्थिति के आधार पर 2 प्रकार के स्वर यहाँ पे होते हैं। फिर बात करेंगे हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। तो इनको भी 2 भागों में बांटा है। पहला है निर्नुनासिक, दूसरा है अनुनासिक। निर्नुनासिक जिनके उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, जैसे अ, आ और ई। इनके उच्चारण में हमारी हवा कहाँ से निकलती है? मुंह से निकलती है। दूसरा है अनुनासिक, इनके उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ कहाँ से निकलती है? नाक से भी निकलती है, जैसे आंग, आ, ई। इनके बोलने में हमारी हवा कहाँ से निकल रही है? नाक से भी निकल रही है मुंह के साथ साथ, जिनमें क्या है? चंद्रकार है, नकार वाले शब्द। तो इसी प्रकार से जो हवा के नाक और मुंह से निकलने के आधार पर है, इनमें क्या हो गए? 2 प्रकार के हो गए। फिर आता है घोषत्व के आधार पर। घोष का अर्थ होता है जो स्वर तंत्री है उनमें क्या होना? कंपन होना। तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर जो सारे स्वर हैं वो क्या होते हैं? सघोष होते हैं इनमें, यानी कि सब में क्या होता है? घोषत्व होता है, इसलिए सारे स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। अब बात करेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। तो पहला है नासिक्य। जितने भी
ये अंग है, ङ है, यण, ये न वाले शब्द हैं, ये सारे क्या होते हैं, नासिक होते हैं, नासिका से इनका उच्चारण होता है। फिर बात करते हैं र और ल की। तो दंत्यमूल वर्ड मतलब कि इनमें बोलते टाइम हमारे क्या होते हैं, र यानी कि मूर्धा से और किससे, दांतों से हमारा क्या होता है, इनका उच्चारण होता है, जैसे र और ल बोलते हैं। फिर आता है दंत्य। दंत्य में क्या आएगा, त वर्ग पूरा आएगा, त से न तक, जैसे त, थ, द, ध और न। यहाँ पे हमारी क्या हुआ, जिह्वा का और दांतों का इसमें हमने प्रयोग किया, यानी कि जिह्वा जो है हमारी दांतों से इसमें टच हुई, और दंत्य स में भी हमारी जिह्वा कहाँ से टच हुई, दांतों से टच हुई। फिर आता है दंत्योष्ठ, यानी कि दांतों से और होठों की सहायता से बोला जाता है। कौन सा शब्द बोला जाता है, व बोलते टाइम हमारे दांतों की और होठों की हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। फिर आता है ओष्ठ, जैसे उ, और पूरा प वर्ग जो है हमारा क्या हो गया, ओष्ठ हो गया, जैसे प, फ, ब, भ और म। प, फ, ब, भ, म इनको बोलते टाइम होठों की आवश्यकता हुई, और उ को बोलते टाइम भी हमारी क्या हुई, होठों की आवश्यकता हुई। होठों की सहायता से हमने इसमें बोला। फिर आता है ओष्ठ प्लस कंठ, यानी होठों और गले से बोला जाता है, जिनका उच्चारण होठों से और गले से होता है, उनको बोलते हैं ओष्ठ और कंठ। यानी कि जैसे ओ है, औ है, ओ है, इनके बोलने में हमें क्या हुआ, हमारी गले से और होठों की सहायता ली हमने। फिर आता है मूर्धा, जिनको बोलने में, जिन वर्णों को उच्चारण में हमारी मूर्धा की आवश्यकता होती है, मूर्धा से हम जिनको बोलते हैं उनको बोलते हैं मूर्धा। तो री, ट वर्ग और मूर्धन्य स, इनके उच्चारण में हमारे कहाँ से, किसकी सहायता ली हमने, मूर्धा से बोला। फिर आता है तालु, जैसे ई, च वर्ग, य और श, तालव्य श, ये हमने कहाँ से बोला, जिह्वा हमारी कहाँ से टकराई, तालु से टकराई। ऊपर वाले में जो ये मूर्धा है, मूर्धा में हमारी जिह्वा मूर्धा से टकराई, तालु वाले में हमारी यानी कि जिह्वा हमारी तालु से टकराई। अब बात करते हैं कंठ और तालु की। इन वर्णों के उच्चारण में क्या हुआ, हमारा जो जिह्वा है वो कंठ और तालु से मतलब कि जो जिह्वा है वो तालु से टकराई, और हमने बोला काहे से, जिसमें आवाज़ किससे निकली, गले से निकली, जैसे ए और ऐ, इनको बोलने में हमारी कहाँ से निकली, हवा सीधे गले से निकली। फिर लास्ट आता है कंठ, जिसमें अ, आ, अह और क वर्ग और ह, यानी कि क वर्ग में क से ङ तक, और ह, अ और अह, इनको उच्चारण में हमारी काहे की आवश्यकता पड़ी, हवा कहाँ से निकली, सीधे गले से। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है, और उम्मीद है आपको मैं ये वर्णमाला समझाने में सक्षम रही होंगी। इससे आगे की जो बात है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको इस विषय पर कुछ पूछना है या फिर कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसमें मैंने कुछ रेफरेंसेस लिए हैं, इन स्रोतों की सहायता से मैंने ये पीपीटी तैयार की है, आप इनको देख सकते हैं। अब मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।